नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो निकाय चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। 38 जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव संपन्न हो चुका है। निकायों के 6,929 पदों के लिए वोटिंग खत्म हुई। मतदाता कर्मियों की अगर हम बात करते हैं, मतदान कर्मियों की अगर हम बात करें तो इस दौरान भी महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिली। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के तो पुख्ता इंतजाम थे ही। सीसीटीवी कैमरों से सभी पर निगरानी रखी जा रही थी। चुनाव में किसी तरीके का कोई खेद ना हो, कोई परेशानी ना पहुंचाई जाए, कोई समस्या ना हो, इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर पहले ही आदेश दिए जा चुके थे। यानी जिन जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की आवश्यकता हो वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले ही वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए आदेश दिए जा चुके थे। साथ ही अगर इस दौरान हम फर्जी वोटरों की बात करते हैं तो निकाय चुनाव के प्रथम चरण में भी फर्जी वोटरों को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही आज भी कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां कई फर्जी वोटरों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बुलंदशहर में तकरीबन 100 फर्जी वोटरों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान तुरंत पुलिस की तरफ से एक्शन लेते हुए उन सभी को गिरफ्तार किया गया और जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके लिए आगे उन्हें भेज दिया गया। तो वहीं अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं तो प्रत्याशियों में भी तनाव नजर आया कई जगहों पर, चाहे बदायूं हो या फिर हम कानपुर की बात करें या और अलग अलग जगहों की बात करें। कहीं पर सपा भाजपा या फिर विपक्षी पार्टियों में तनाव नजर आया, प्रत्याशियों के बीच में झड़प होती हुई भी नजर आई। तो वहीं बदायूं से एक तरफ जहां अर्चना पांडे प्रत्याशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। कानपुर में जहां एक तरफ मतदान सकुशल तरीके से हुआ तो वहीं कई जगहों पर मतदान को लेकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी देखी गई। साथ ही अगर हम बात करें फर्जी वोटरों को लेकर, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान भाजपा विधायक का भी नाम सूची से बाहर देखने को मिला और साथ ही न सिर्फ भाजपा विधायक बल्कि उनकी पत्नी का भी नाम वोटर लिस्ट से बाहर देखने को मिला। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। अरविंद गौतम हमारे साथ बांदा से जुड़ चुके हैं, समरचंद्र मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं और साथ ही श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़ चुके हैं। समर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए अब निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण का मतदान भी हमने देखा सकुशल संपन्न हुआ, दूसरे चरण का भी अब चूंकि संपन्न हो चुका है। क्या तस्वीरें, अगर आज हम पूरे दिन भर की बात करते हैं तो कैसी तस्वीरें देखने को मिली समर? लेकिन दीदी, ये तस्वीरें बहुत अच्छी थी। कहीं भी कोई हिंसा की घटना नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कुछ जगहों पर फर्जी मतदाता का सूचना आया था लेकिन ऐसी कोई बात प्रशासन द्वारा पुष्टि नहीं की गई। उसके बाद मिर्जापुर में 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत है जहां पर मतदान हुआ है। मतदान करीब 5 बजे तक 48.94% हुआ है और यहाँ पर मिर्जापुर में कांटे की टक्कर रही है। यहाँ पर भाजपा के श्याम सुंदर केसरी, समाजवादी के इंजीनियर सतीश मिश्रा और एक निर्दल प्रत्याशी जो कि मनोज श्रीवास्तव हैं, जो भाजपा से बागी होकर निर्दलीय लड़े थे संसदीय चुनाव के निशान से। तीनों में कांटे की टक्कर थी और उन्होंने भाजपा और सपा का समीकरण बिगाड़ दिया है और जहां तक चर्चा हो रही है कि उनको काफी वोटें मिली हैं। अब देखना यह है कि 13 तारीख को मतदाता जब ये चुनाव मतदान का नतीजा निकलेगा तो इसके पक्ष में जीत का मुकुट जाता है। और उसके बाद बता दें आपको कि मिर्जापुर नगर में 2,17,319 वोटर थे और यहाँ पर मतदान करीब लगभग हम समझ रहे हैं कि 52% तक मतदान हुआ है। तो लोग निकले हैं घर से, मतदान किए हैं। थोड़ा धूप की वजह से लोग दोपहर में नहीं निकले हैं लेकिन शाम को जबरदस्त भीड़ हुई है और लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार किए हैं। कुछ लोग दौड़ कर भी आए हैं, जो कि समय कम था तो वो दौड़ कर भी आ रहे थे कि मेरा मतदान छूट न जाए, इसलिए वो दौड़ कर आकर अपने मत का प्रयोग किए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति शांतिपूर्ण ढंग से ये उपचुनाव और नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है और प्रशासन दौड़ रहे हैं। जो भी बूथ वोटिंग के डब्बे हैं, जो भी मतदान का बॉक्स है, उसको सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए प्रशासन दौड़ लगा रही है। मतदान बूथों के सामने गाड़ियों का वो लग गया है कि वहां पर उस पेटियों को उठा के और उसमें रखा जाएगा और यहाँ बथुआ स्थित पॉलिटेक्निक में सारी पेटियां जमा होगी
जिसका नतीजा 13 तारीख को लोगों के सामने आएगा। जी प्रीति। ठीक है, श्याम का रुख करेंगे। श्याम, देखिए अब वोटिंग प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर मतदान केंद्रों पर किस तरीके की विधि व्यवस्था थी, इसी लेकर पूरी जानकारी दीजिए, और साथ ही कुल 100% क्या कुछ देखने को मिला? श्याम, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, एक बार सवाल दोहराइए। जी, देखिए चूंकि अब मतदान प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है सकुशल तरीके से। हालांकि कई जगहों पर तस्वीरें देखने को मिली जहां पर फर्जी वोटरों की भी स्थिति बनी, प्रत्याशियों के बीच में झड़प हुई। सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करते तो वहां कैसी तस्वीरें देखने को मिली और साथ ही वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? जी प्रीति जी, देखिए सिद्धार्थनगर की बात कर ले तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर में हल्की जो छिटपुट घटना है कि बाता कहानी जो मतदान कर्मियों से हुई, लेकिन साकुशल जो मतदान है वो संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद थी, क्योंकि सारी जो भी इसमें चुनौतियां थी उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद रही। क्योंकि जिस तरीके से पहली चरण से कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर की पुलिस और जो भी पुलिसकर्मी रहे हैं उन्होंने सबक लिया। क्योंकि जिस तरीके से फर्जी मतदान को लेकर बात करें या फिर जो बाता कहानी वोटर लिस्ट में नाम ना होना या कोई छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं मतदान कर्मियों से भिड़ना, इसको लेकर पहले ही पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं मुस्तैद थे। और जो भी लोग वहाँ पर बाता कहानी करते हैं उनको वहाँ से हटाकर उसके बाद मतदान से पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। और अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज का बात करें सिद्धार्थनगर की का, तो सिद्धार्थनगर में 58.23% का मतदान इस समय हो चुका है और लगभग 7 मिनट हो रहे हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे कि मतदान जो है खत्म हो चुका है और जो वहाँ बैलेट बॉक्स है कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया मिलान करके और उसको सील करके स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाएगा। जी प्रीति। चलिए ठीक है श्याम, साथी वहां पर अगर कुछ लोग मौजूद होंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए और ताकि ये भी जानने की कोशिश करिए कि लोगों ने आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शहर की सरकार चुनने के लिए अपने अपने मतों का प्रयोग किया, चूंकि अब वोटिंग प्रक्रिया तो समाप्त हो चुकी है। जी प्रीति, कहीं ना कहीं शहर की सरकार चुनने की जो प्रक्रिया थी वो मतदान का समय अब खत्म हो चुका है। और अपने हम कैमरामैन से चाहेंगे कि हम उन लोगों तक जो कुछ लोग होंगे बूथ पर, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं मतदान का समय तो इस समय खत्म हो चुका है, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनसे बात करते हैं आखिर किन मुद्दों को लेकर वो मतदान किए हैं और क्या कुछ यहाँ पर खास है, और हम उनसे बात करना चाहेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो मतदान खत्म होने के बाद पब्लिक देखते हैं क्या है, कैसी है और क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एजेंट लगाए गए हैं वो अब बैलेट बॉक्स के पास जाएंगे और कहीं ना कहीं वो बैलेट बॉक्स को लॉक कराएंगे और वहाँ स्ट्रांग रूम तक पहुँचाएंगे। मतदान हुआ है, किन मुद्दों को लेकर हुआ, आखिर क्या ऐसी मुद्दा है जो सिद्धार्थनगर के यहाँ के लोकल लोगों के लिए खास मुद्दा है? नगर पंचायत में सबसे बड़े हमारे पढ़ने में मुद्दा ये है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा मुद्दा है और आज से नहीं, आज ये 5 सालों से बना हुआ है, जो कि जनता आज इस जल शुद्ध पेयजल को लेकर और सड़क, इन 2 चीज को लेकर जनता आज विकास के मुद्दे पर मतदान कर। ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ खास क्या और दिक्कतें हो रही हैं? ये नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत नेटवर्क इशू है, जो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करती है। सबसे बड़ा जनता के लिए प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क इशू। चलिए प्रीति, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। आज शहर की सरकार बनाने का समय था, मतदान हुआ है, क्या कहेंगे आप, किस मुद्दों को लेकर मतदान हुआ? मुद्दा है कि नगर पंचायत पर बढ़ाया जाए और क्या सफाई उसका ध्यान करा जाएगा। जैसे बढ़नी बॉर्डर इलाका है, काफी सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ किन किन और दिक्कतों से लोगों को सामना करना पड़ता है? कचरा नाली सब रोड और कचरा सरंजा वो सही किया जाए और क्या, इसलिए मतदान किया गया है। देखिए प्रीति, कहीं ना कहीं सबसे अहम चीज यहाँ पर जो है नाली सुरक्षा, स्वच्छ जल, पेयजल और सबसे बड़ी चीज यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी यहाँ की मुद्दा है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद होंगे, एक लोग और हैं, उनसे चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे शहर की सरकार की है आज? ठीक है भैया, बनने की जनता गुपचुप है, जो भी होगा देखा जाएगा 13 तारीख को। लेकिन किन मुद्दों को लेकर शहर की सरकार चुने हैं, मतदान किए हैं आप? अभी तो ऐसे जनता कुछ बोलती नहीं है, अभी कुछ बोलना नहीं चाहेगी। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या सुविधाएं होना चाहिए नगर पंचायत बनने में? सुविधाएं तो होनी चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए, अच्छे मैरिज हॉल होने चाहिए, पोखरे का शुद्धिकरण होना चाहिए, जो हमारी जरूरतों की सामान है वो सब चीजें होनी चाहिए।
देखिए प्रीति, कहीं ना कहीं यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, स्वच्छ जल, नाली, सड़क, सुरक्षा और शिक्षा, और सबसे बड़ी चीज बारह इलाका होने के नाते यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम काफी रहता है। कहीं ना कहीं जनता को इसके विकास के लिए कहीं ना कहीं मतदान किए हैं। जी प्रीति। ठीक है श्याम, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, देखिए चूंकि अब चुनाव संपन्न हो चुका है, बांदा में कैसी तस्वीरें आपने देखी है, और साथ ही अगर अब जनता की बात करते हैं, चूंकि अब जनता का काम पूरा हो चुका है, अब बारी है मतगणना की। अब जब 13 मई को नतीजे आएंगे तो अब ये देखने को मिलेगा कि आखिर जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट किया है। शाम को 6 बजे 10 मिनट हो चुका है और प्रमुख गेट जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि 5 बजे तक जो है 51.57% ऑल ओवर जो है परसेंटेज बांदा जनपद का गया है। हालांकि बांदा जनपद में 2 नगर पालिका है तो वहीं 6 नगर पंचायतें हैं जिनका आज जो है प्रत्याशियों के भाग का फैसला जो है मतपेटियों में बंद हो गया है। हम लोगों ने दोपहर में जब मतदाताओं से बात की तो कई मतदाताओं ने बताया कि हमारे शहर में जल भराव जो है एक शहर के लिए नासूर बनता जा रहा है। कई ऐसे मोहल्ले हैं कि अगर 1 या 2 घंटे में भी इंद्रदेव ने पानी बरसा दिया तो ये मानिए कि इस मोहल्ले में जो है तैरने लायक पोजीशन बन जाती है। हालांकि इसके लिए कई तरह के प्रयोग किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इस बार जो प्रत्याशी आई हुई है बीजेपी के मालती बासु, उनका पहला जो है निर्देश तो यही है कि शहर में किसी तरह की कोई व्यवस्था जो जल भराव की है वो कहीं न कहीं उसको तत्काल दूर किया जाए। लेकिन वहीं जो विपक्षी पार्टी है मोहन साहू, उनकी पत्नी है गीता साहू, उन्होंने भी ताल ठोक दी है। हालांकि पिछले पंचवर्षीय में उनके पति मोहन साहू 5 साल तक यहाँ जो है नगर पालिका चेयरमैन रहे, जिन पर उन पर आरोप भी लगते रहे भ्रष्टाचार के, और मोहन साहू ने सदर विधायक पर भी तरह तरह के आरोप लगाए। लेकिन इन आरोपों को खारिज करते हुए जब 48 घंटे पहले इसी बांदा जनपद के जीआईसी ग्राउंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था, तो योगी आदित्यनाथ के पास भी ये शिकायत पहुंची थी कि बांदा में जल भराव का बेहद ही जो है समस्या है। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर जल भर जाता है, निकासी की पर्याप्त सुविधा नहीं है। निकासी की सुविधा बनाने के लिए मालती बासु ने दावा किया है कि अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी कि शहर में जल भराव की तत्काल जो है उनकी व्यवस्था की जाए ताकि पानी बरसे तो वो नालियों के जरिए निकल जाए। अगर हम बांदा की बात करें तो बांदा में 1,39,000 वोटर है जो कि बांदा शहर का है, तो वहीं पूरे बांदा में 2,50,000 वोटर है। तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज आया है, अभी 1 घंटे का समय और बचा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जब पूरी रिपोर्टिंग आरओ के पास आएगी तो 57 पॉइंट के आसपास का ये जो परसेंटेज है ये रहने वाला है। हालांकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं बांदा जिले का वही जो है डीएवी इंटर कॉलेज है जहाँ पर ये बनाया गया, कई सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो वही एसपी अभिनंदन ने प्राइम न्यूज के जरिए बताया कि बांदा में 4 संवेदनशील और 2 अति संवेदनशील बूथ है, वहाँ पर आरपीएफ और फोर्स लगाई गई है, सीआरपीएफ की फोर्स लगी है, ये टुकड़ियों में लगी हुई है। हालांकि ड्रोन कैमरे के जरिए वहाँ पर जो है देखभाल पूरी तरह से होती रही। उत्तर प्रदेश में सबसे ये जो दूसरे चरण का चुनाव है बांदा जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है संपन्न हुआ है। अब केवल यही जो सुरक्षा कर्मी मतपेटियों को लॉक करके स्ट्रांग रूम में रखेंगे और 24 घंटे बाद यानी कि हम कह सकते हैं कि 13 तारीख को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्रीति, ठीक है अरविंद, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। समर हमारे साथ जुड़े हुए। समर, देखिए चूंकि अब जो मतदाताओं की जिम्मेदारी थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब सबको इंतजार है 13 मई का, और उस दिन जब मतगणना होगी तो लोगों के सामने में तस्वीर भी एक साफ हो जाएगी। सभी विपक्षी पार्टियां या फिर सत्ताधारी पार्टी क्यों ना हो, सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान हमने ये भी देखा कि कई नेताओं ने अपने अपने पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, और साथ ही कई जगहों पर चुनाव के दिन ये भी नजर आया कि लोगों के बीच में तनाव ज्यादा देखा गया, प्रत्याशियों के बीच में झड़प भी होती हुई नजर आई। क्या मिर्जापुर में इस तरीके की चीजें भी देखने को मिली? मिर्जापुर में ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है और यहाँ पर कोई न झड़प हुआ न कोई लड़ाई झगड़ा, कोई सूचना भी नहीं आया कि कहीं पर झड़प हुआ है। 4700 पुलिस कर्मियों को लगाया गया था और जो एकदम चप्पे चप्पे पर मौजूद थे, कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई। कुछ लोग चुनाव के पहले सपा के बीजेपी में शामिल हुए तो कुछ बीजेपी के सपा में शामिल हुए, कुछ बागी हुए।
जो कि मैदान में आए, वो उनको मन में वो था, मलाल था कि पार्टी ने हमें टिकट नहीं दी, इसलिए वो चले आए हैं, भाजपा में चले आए या निर्दल हो गए। तो ऐसे भी समीकरण आए इस चुनाव में देखे गए। और जहां तक चुनाव का बात है तो हमारे यहाँ मिर्जापुर में 2 उपचुनाव भी हुए और नगर निकाय का चुनाव हुए, जो कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से शासन प्रशासन के चुस्ती दुरुस्ती के कारण एकदम शांति ढंग से ये मतदान संपन्न हुआ है। और अब हम जिस बूथ पर खड़े हुए हैं, ये बेल्जे इंटर कॉलेज है, यहाँ पर कोई वोटर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल पुलिस वाले और मतदान कर्मी समेट रहे हैं अपने बॉक्स वगैरह को, और स्ट्रांग रूम में उसे ले जाएंगे। बसें आके बाहर खड़ी हो गई हैं स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स जाने के लिए। तो कुल मिलाकर मिर्जापुर वैसे भी शांतिप्रिय एरिया है, जिला है, यहाँ पर ज्यादा वारदात नहीं होती है, छिटपुट घटनाएं भी नहीं हुई, और जिससे प्रशासन ने एक राहत की सांस ली है। और डीएम, एसपी, कमिश्नर लगातार भ्रमण पथे बूथों पर जाकर निगरानी कर रहे थे। कल उपचुनाव में भी करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी डीएम, एसपी और आईटी तक यहाँ पर देख रहे थे। आज भी डीआईटी मौके पर जाकर सारी स्थिति को देखा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपना वोट डाला, उसके बाद प्रत्याशी सभी बूथों पर जाकर अपने वोटरों को रिझाते नजर आए, हाथ जोड़ते नजर आए। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं देखा जाए तो ये शांतिपूर्ण ढंग का मतदान रहा और लोगों में उत्साह दिखाई दिया। प्रतिशत थोड़ा सा कहीं कहीं कम था, जिसके वजह से ये लग रहा है कि मध्यम वर्गीय लोग, कुछ लोग नहीं निकले, या शादी विवाह के कारण वो कहीं दूर गए हुए थे, या धूप की वजह से या लगन की वजह से। इस तरह से देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम था, लेकिन ये है कि मिर्जापुर में 5 बजे तक लगभग 50% मतदान हो चुका था। और जहां तक हम लोग आकाश लगा रहे हैं कि जब तक प्रतिशत की रिपोर्ट आएगी तो 52-53% मिर्जापुर का ये वोट प्रतिशत रहेगा। जी प्रीति। ठीक है सबर, श्याम का रुख करेंगे। श्याम, देखिए अब चुनाव की जो प्रक्रिया थी, मतदान की जो प्रक्रिया थी वो संपन्न हो चुकी है। ऐसे में अगर हम सिद्धार्थनगर के समीकरणों को अगर हम लेकर हम बात करते हैं तो वहाँ का फिलहाल समीकरण क्या कहता है? चूंकि देखिए आपने भी इतने दिनों से चुनावी खबरों को देखा है और प्रत्याशियों को भी देखा और अलग अलग पार्टियों की दावेदारियों को भी देखा है, तो फिलहाल अब चूंकि मतदान संपन्न हो चुका है, मतगणना का अब लोगों को इंतजार है, क्या कहता है सिद्धार्थनगर का चुनावी समीकरण? देखिए प्रीति, बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जहां 2 नगर पालिका परिषद है और 9 नगर पंचायत है, जिसमें से 5 नए नगर पंचायत हैं। अगर हम सिद्धार्थनगर के समीकरण की बात कर लें तो कहीं ना कहीं अगर हम कपिल वस्त की बात कर लें, पहले कपिल वस्त में समीकरण सीधा कहीं भाजपा और सपा की टक्कर को देखने को मिल रही है कि वहां कांटे की टक्कर की लड़ाई है। अगर वहीं हम सिद्धार्थनगर नगर पालिका की बात कर लें तो कहीं ना कहीं भाजपा और सपा के बाद भी वहां पर जो 2017 में श्याम बिहारी भाजपा से पहले चेयरमैन हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी बनकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय समीकरण सिद्धार्थनगर नगर पालिका के लिए साबित हो रहा। अगर वही उसका नगर पंचायत की बात कर लें तो उसका नगर पंचायत में सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच देखी जा रही है। वहीं अगर हम बात कर लें बासी नगर पंचायत पालिका का, तो बासी में भी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय समीकरण नजर आ रहा है, क्योंकि वहां भी बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सेध मार रही है वोटों में। तो सीधा टक्कर तो सपा और भाजपा का है, लेकिन कहीं ना कहीं सेध मारने का काम बहुजन समाजवादी पार्टी भी कर रही है। अगर हम यही बात कर लें कि सोहरतगढ़ नगर पंचायत की बात कर लें तो वहां पर त्रिकोणीय समीकरण नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पहली बार बबीता कसौदम थी जब 2017 में था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं त्रिकोणीय समीकरण साफ नजर आ रहा है। अगर हम बढ़नी की बात कर लें तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय समीकरण, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी निसार बाजी 2017 में यहाँ से चेयरमैन चुने गए थे, लेकिन इस बार भी वो कहीं ना कहीं समाजवादी और जो सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भाजपा है, कहीं ना कहीं उनको कड़ाके की टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से निसार बागी 2017 में कहीं ना कहीं यहाँ के चेयरमैन रहे हैं,
तो वो भी कहीं ना कहीं लड़ाई में पूर्ण रूप से जो कि त्रिकोणीय समीकरण बढ़नी में भी साफ देखा जा रहा है। अगर हम चलते हैं इटवा में जो नया नगर पंचायत बना है, वहां पर समीकरण की बात कर ले तो वहां पर दिग्गजों का जमवाड़ा कहने का अगर लड़ाई कर ले तो वहां त्रिकोणीय साफ नजर आ रहे हैं। वहां बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं सपा भी पूर्ण जोर से लड़ाई में है, क्योंकि जिस तरीके से वहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के करीबी कहे जाने वाले सपा से है, तो वहीं शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के करीबी वहां से भाजपा में है, तो कहीं ना कहीं वहां पर बहुजन का भी काफी दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं नगर पंचायत नया जो बना हुआ है बिस्कोहर की बात कर ले, बिस्कोहर में भी कहीं ना कहीं वहां त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो बागी भाजपा से होकर अलग निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं, कहीं ना कहीं भाजपा और सपा को कड़ाके की टक्कर दे रहे हैं, वहां पर भी त्रिकोणीय समीकरण नजर आ रहा है। अगर हम चलते हैं डुमरियागंज जो सबसे हार्ड सीट मानी जाती है कि 2017 में कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कुछ कहना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां की लड़ाई एकदम रोचक मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं वहां पर भाजपा भी की दावेदारी जबरदस्त देखी जा रही है, तो वहां पर एक जो प्रत्याशी अगर निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर ले तो श्याम सुंदर अग्रहरी है, जो कि 2017 में कहीं ना कहीं वो दूसरे नंबर पर थे और भाजपा वहां पर चौथे नंबर पर थी। तो कहीं ना कहीं इस बार श्याम सुंदर का पड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां समाजवादी पार्टी भी मजबूत है, क्योंकि जो चेयरमैन है बहुजन समाजवादी पार्टी के, तो वो इस समय समाजवादी में चल गए हैं। और वहां पर जो सबसे बड़ी वहां की वोट बैंक है, तो वहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वहाँ बहुजन ने अपना वहाँ पर टिकट उतारा है मुस्लिम चेहरा कार्ड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चीज वहाँ चतुर्थ समीकरण बनना है, क्योंकि चारों लोगों की जो कि टक्कर का देख रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले 2017 में दूसरे स्थान पर था, तो कहीं ना कहीं उसकी भी लड़ाई साफ नजर आ रही है। अगर यही हम बात कर ले भारत भारी की, तो भारत भारी में भी निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं भी लड़ाई में साफ दिख रहे हैं। भाजपा और सपा का तो जोरदार टक्कर देखने को मिला, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी विजय पाड़े जो है वो भी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है और भाजपा है उनको कड़ाके की टक्कर दे रहे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के साथ रहे, लेकिन भाजपा ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय प्रत्याशी उतरकर और कहीं वहां पर एक ब्राह्मण वोट बेचते हैं, तो भारत भारी में काफी देखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा कि त्रिकोणीय समीकरण साफ है, क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मण लाभी कहीं ना कहीं विजय पाड़े के समर्थन में काफी उतरी है, तो जिससे कहीं ना कहीं त्रिकोणीय समीकरण में साफ नजर आए। अगर हम लास्ट नगर पंचायत की बात कर ले वहाँ बढ़नी चाफा की, तो बढ़नी चाफा में भी समीकरण त्रिकोणीय समीकरण है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां से पहले दो दावेदार बहुजन पार्टी के थे और वहां से दो लोग भारतीय जनता पार्टी के थे और कम से कम 3 से 4 लोग समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नया प्रत्याशी आया चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए और चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।